हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि पूरी तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन को डेडिकेट करते हुए लिखा हुआ है। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जब भी आप लोग ये वर्ड जीनियस सुनते हो तो आप लोगों को किसका ख्याल आता है? आप लोग किसके बारे में सोचते हो? एक जीनियस कौन होता है? जीनियस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ऐसा आपको लगता है? चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, जिसने पूरी वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया था। ये जो लाइन है, फ्रेज है, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, मतलब पूरी दुनिया में एक तूफान ला दिया था, तहलका मचा दिया था। आज से लगभग 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। बात है समर ऑफ 1905 की, यानी 1905 के गर्मियों के दिनों की बात है। 26 साल का ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन था, इसने एक के बाद एक काफ़ी सारे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को पब्लिश करवाया। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ज़मीन हिला देने वाले पेपर्स को पब्लिश करवाया। लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी के बारे में। इनका ये जो वर्क था, मतलब जो भी इन्होंने कुछ पब्लिश करवाया था, इनका ये जो काम था, इसने साइंटिफिक जर्नल में सिर्फ कुछ पेजेस ही लिए थे, लेकिन हमेशा के लिए लोगों की सोच को, अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया था स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस के बारे में। कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स। और इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आइंस्टीन जो नाम था उसको जीनियस के एक सिनोनिम में। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब ये जो आइंस्टीन था, ये जीनियस के नाम से जाना जाने लग गया। इनके डेथ के 50 साल बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है वो आज भी रूल कर रही है। रेन मतलब होता है रूल करना। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी ऑफ ओल्म में, मतलब ओल्म के जर्मन सिटी में, बिना किसी इंडिकेशन के, मतलब इस बात का किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था, ये ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड है। मतलब ये आगे जाके ग्रेटनेस को अचीव करेंगे। डेस्टिन मतलब होता है मंजिल, इनकी मंजिल ग्रेटनेस की तरफ है। इनफैक्ट इस सब के ऑपोजिट, यानी इनके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है ऑपोजिट, उनकी मदर को हमेशा ऐसा लगता था कि एल्बर्ट एकदम फ्रीक है, मतलब एकदम सनकी है। और मदर हमेशा ये सोचा करती थी कि एल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा है, यानी मोटी बुद्धि के हैं, इनमें दिमाग ही नहीं है। जब ये 2.5 साल की एज के थे एल्बर्ट आइंस्टीन, तब तक तो इन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। लास्ट में जब इन्होंने बोलना सीखा तो हर एक बात को ये 2 बार बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल नहीं जानते थे कि बाकी दूसरे बच्चों के साथ में क्या करना है, इसलिए इनके जो प्लेमेट्स थे, प्लेमेट्स मतलब इनके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे, वो इन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बोर कर दिया करते थे दूसरे बच्चे को। इसलिए ये जो यंगस्टर था, ये बेचारा अकेले ही खेला करता था, क्योंकि बाकी लोग तो इसके साथ खेलते नहीं थे। ज़्यादातर टाइम ये अकेले ही खेला करता था। स्पेशली इसे मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़ मतलब मशीनी टॉयज़ बहुत पसंद थे। अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, मतलब अभी अभी जो पैदा हुई थी सिस्टर, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जिसका नाम था माजा। बोलता है माजा, वैसे तो ये एकदम सही है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? तो मतलब मैकेनिकल टॉयज़ का इतना ज़्यादा शौकीन था। एक बीच में ये एक बॉक्स में भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ओटो न्यूज़बर्ग, जो कि एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस बॉय एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई थी कि उनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एक लीजेंड में होते हैं, मतलब एक महान पर्सन बनने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टराइज है वो। लेकिन ये सारी बातें उन पे एकदम ऑथेंटिक भी लगती है, मतलब एकदम सही भी लगती है, क्योंकि एक तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक लेट टॉकर थे, मतलब बहुत लेट इन्होंने बात करना सीखा था। उनके पेरेंट्स उनके बारे में हमेशा परेशान रहते थे। लास्ट में एक बार क्या हुआ, जब ये डिनर टेबल पे बैठे थे, नाइट में, सपर मतलब होता है डिनर करने के लिए डिनर टेबल पे जब ये बैठे थे, तो इन्होंने साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोला, यानी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, सूप बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब इसके पेरेंट्स उस समय जाके थोड़ी रिलीफ फील करते हैं, राहत महसूस करते हैं और पूछते हैं कि भाई आज से पहले तूने कभी एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? तो एल्बर्ट बोलते हैं क्योंकि अब तक हर एक चीज़ एकदम ऑर्डर में थी, सब कुछ सही चल रहा था। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वास्तव में जो चीज़ गलत थी उसके लिए बोलना भी जानते थे। इनके जो हेडमास्टर थे, एक बार उन्होंने
इनके फादर को बताया कि आइंस्टीन किसी भी प्रोफेशन को चूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में कभी सक्सेस ही नहीं करेंगे, मतलब कभी ये सफल ही नहीं होगा इंसान। आइंस्टीन वायलिन सीखना भी स्टार्ट कर देता है जब ये 6 साल की एज का था, और इनकी मदर चाहती थी कि ये वायलिन सीखे, इसलिए इन्होंने वायलिन सीखना स्टार्ट किया और लास्ट में जाकर ये एक शौकीन वायलिनिस्ट भी बने। अमेचर मतलब होता है शौकीन, मतलब शौकिया तौर पे ये वायलिन बजाया करते थे, और इनकी ये स्किल को इन्होंने थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रखा, मतलब इस स्किल को, वायलिन बजाने के स्किल को पूरी लाइफ भर इन्होंने कंटिन्यू रखा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड प्यूपिल नहीं थे। प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट नहीं थे। ये म्यूनिक की हाई स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली फाइनली मूव हो गई थी जब ये 15 मंथ्स ओल्ड थे, मतलब जब उस स्कूल में इन्हें 15 मंथ्स ही हुए थे तब इनकी फैमिली वहाँ से चली गई, इनको म्यूनिक के स्कूल में छोड़कर, और इन्होंने लगभग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव किए थे। आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करते थे। रेजिमेंटेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लाइन। सो स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लाइन था उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करते थे, और इनकी हमेशा अपने टीचर से भी क्लैश हो जाया करता था, लड़ाई झगड़े भी हो जाया करते थे। जब ये 15 ईयर्स की एज में थे तो आइंस्टीन को इतना ज़्यादा स्टिफल फील होने लगा, स्टिफल मतलब होता है घुटन फील होने लग गया, सफोकेट फील करने लगे, कि उन्होंने स्कूल को ही छोड़ दिया। पिछले साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलन चले गए। मिलन एक जगह का नाम है, और अपने बेटे को यानी एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़कर चले गए। काफ़ी लंबे टाइम तक जब उन्होंने डिस्कशन किया आइंस्टीन ने, तो उन्होंने अपनी विश बताई कि वो अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में करना चाहते हैं। स्विट्ज़रलैंड जो कि वास्तव में वो सिटी था जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल मतलब फ्री, मतलब म्यूनिक जितनी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं था। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे, यानी मैथमेटिक्स में इनका ज़बरदस्त टैलेंट था, और साथ ही साथ फिजिक्स में भी इनका इंटरेस्ट था। जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश कर ली तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये ज़ूरिक की यूनिवर्सिटी में जाएंगे। लेकिन साइंस ही एकमात्र वो चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को अपील किया करती थी। डैशिंग यंग मैन जिसकी वॉलरस जैसी मूछें थी। मुस्टैश मतलब होता है मूछें, देखिए यहाँ पे बता रखा है। वॉलरस मतलब होता है दरियाई घोड़ा, इस तरह की इनकी मूछें थी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये साइंस से ही अट्रैक्टेड रहा करते थे। इनफैक्ट एक और इनकी फेलो स्टूडेंट थी जिसमें आइंस्टीन का इंटरेस्ट था, और स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मैरिक, जो कि आइंस्टीन को अपने ही जितनी क्लेवर लग रही थी, मतलब खुद के जितनी चालाक लग रही थी। ये यंग सर्ब लेडी स्विट्जरलैंड आ गई थी क्योंकि ज़ूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पे विमेन को डिग्रीज मिला करती थी। आइंस्टीन ने इस लेडी में अपनी एक फ्रेंड देखी। एली मतलब होता है फ्रेंड। अपनी एक फ्रेंड देखी फिलिस्टाइंस के एकदम अगेंस्ट। फिलिस्टाइंस मतलब वो लोग होते हैं जिनमें कल्चर नहीं होता, उनके अगेंस्ट। वो लोग जो उसकी फैमिली में थे और यूनिवर्सिटी में थे, जिनके साथ कभी भी आइंस्टीन की बनती नहीं थी, उसके एकदम ऑपोजिट ये उसे एकदम अपनी फ्रेंड की तरह लगती है, एकदम फ्रेंडली लगती है। और इस कपल में जल्दी ही लव हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर लेटर्स सर्वाइव करते हैं, मतलब लेटर्स एक्सचेंज होने लगते हैं जिसमें अपने प्यार भरे शब्द एक्सचेंज कर रहे थे, जिसमें साइंस को टेंडरनेस के साथ में मिक्स कर दिया जाता था। टेंडरनेस मतलब होता है कोमलता के साथ में साइंस मिक्स कर दी जाती थी। आइंस्टीन लिखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश और प्राउड होऊंगा जब हम दोनों हमारा जो काम है रिलेटिविटी पे उसको एक विक्टोरियस कॉन्क्लूजन पे लेकर आ जाएंगे। मतलब रिलेटिविटी पे हम जो काम कर रहे हैं जब उसमें हम लोगों को जीत मिल जाएगी, विक्ट्री मतलब होता है जीत, जब उसमें हम लोगों को जीत मिल जाएगी तो हम दोनों कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे, कितने ज़्यादा खुश होंगे। 1900 में जब आइंस्टीन 21 की एज में थे तो वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया और वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे। लास्ट में 1902 में उनको एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट की, जो कि बर्न के पेटेंट ऑफिस में मिली थी, जहाँ पे इन्हें दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस करना था, मतलब देखना था दूसरे लोगों के इन्वेंशन को। आइंस्टीन एक्चुअली वहाँ पे दूसरे लोगों के इन्वेंशन को देखते हुए अपने खुद के आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे सीक्रेट में, मतलब बिना किसी को बताए चुपचाप अपने खुद के आइडियाज़ भी किसी एक्सपेरिमेंट पे डेवलप कर रहे थे।
वो मजाक करते हुए आज भी बोलते हैं, उनकी जो डेस्क ड्रॉर थी, मतलब वो डेस्क जिसके ऊपर वो काम किया करते थे, उस डेस्क ड्रॉर को वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी बोला करते हैं, क्योंकि उसी पे तो वो सारे काम किया करते थे फिजिक्स से रिलेटेड। 1905 का एक फेमस पेपर था जिसमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया गया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, मतलब टाइम और डिस्टेंस दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। इंडीड मतलब वास्तव में अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, मतलब दो एकदम परफेक्टली एक्यूरेट घड़ी है जिनमें एकदम सेम टाइम हो रखा है, वो दोनों सेम टाइम नहीं दिखाएगी अगर उन दोनों को साथ में रखा जाता है एक लंबी यात्रा के बाद में, एक लंबी जर्नी के बाद में, जिसमें से एक घड़ी बहुत ही फास्ट मूव कर रही थी, तो दोनों में सेम टाइम नहीं दिखाया जाएगा। मतलब अगर हमारे पास दो क्लॉक है और दोनों क्लॉक में हम लोगों ने एक ही टाइम को सेट कर रखा है और दोनों क्लॉक को एक लंबी जर्नी के बाद में अगर हम वापस लेकर आते हैं, लेकिन जिसमें से एक क्लॉक बहुत ही तेज स्पीड से चल रही थी, हम लोग कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से चल रही थी, तो जब दोनों बाद में वापस आएगी तो दोनों का टाइम बिल्कुल सेम नहीं होगा। और इसी से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला डिराइव होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी में, और वो फार्मूला है A=mc²। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें E का मतलब है एनर्जी और M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट एक वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब इसे ये किस तरीके से बताते हैं वो देखना, मतलब बड़े रोमांटिक थे। ये बोलते हैं कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ में, सुंदर सी लड़की के साथ में 2 घंटे अगर आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो 2 मिनट ही निकले हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपको एक गर्म तवे पे बैठा दिया जाता है 2 मिनट के लिए तो आपको लगेगा कि यार 2 घंटे निकल गए। मतलब एक सुंदर सी लड़की के बगल में अगर हम लोग 2 घंटे बैठ जाए तो भी हमें लगेगा कि यार बहुत कम टाइम बैठे हैं, 2 ही मिनट हुआ है अभी तो। और अगर हम लोगों को एक गर्म तवे पे बैठा दिया जाए सिर्फ 2 मिनट ही, यानी 120 सेकेंड्स, तो ऐसा लगेगा जैसे बैठे हुए 2 घंटे हो गए। और इसी को रिलेटिविटी बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं। जब आइंस्टीन पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उनकी खुद की जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरावलिंग थी। अनरावलिंग मतलब वो धीरे धीरे फेल हो रही थी, खुद की लाइफ में फेलियर अचीव हो रहा था जबकि बाकी चीज़ों में इनको सक्सेस मिल रही थी। एल्बर्ट चाहते थे मिलेवा से शादी करना अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद में, लेकिन इनकी मदर इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि मदर को लगता था कि जो मिलेवा है, जो कि वैसे ही एक तो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, तो पहली बात तो उन्हें ये लगा कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। दूसरा, ये मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी परेशान थी, मतलब मिलेवा भी उतनी ही ज़्यादा चालाक थी जितना एल्बर्ट आइंस्टीन। मदर बोलती है वो तुम्हारी तरह एक बुक है, मतलब तुम्हारी तरह एक किताब है वो भी, उनकी मदर बोलती है। और आइंस्टीन ने वेडिंग को ऑफ कर दिया, मतलब थोड़े टाइम के लिए अपनी शादी टाल दी। लेकिन फाइनली 1903 की जनवरी में इस पेयर की शादी हो गई और इनके 2 बेटे भी हुए, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ साल बाद में मैरिज फॉल्टर हो गई, मतलब शादी कमज़ोर होने लग गई, प्रॉब्लम्स आने लग गई। मिलेवा इस दौरान अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन लूज कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है विजडम से रिलेटेड, यानी जो भी उन्होंने सोचा था उस एम्बिशन को लूज कर रही थी और इसलिए वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। काफ़ी सालों तक इन दोनों में लगातार लड़ाई चलती रही। फाइनली कपल का डाइवोर्स हो गया 1919 में, और उसी साल आइंस्टीन ने शादी कर ली अपनी कजिन एल्सा से। मतलब जिस साल इनका डाइवोर्स हुआ उसी साल इन्होंने शादी भी कर ली, बिल्कुल भी नहीं रुके। आइंस्टीन की लाइफ का जो नया पर्सनल चैप्टर था वो उनके वर्ल्ड फेम के साथ साथ बढ़ता चला गया। राइज मतलब होता है बढ़ना, कोइंसाइडेड मतलब होता है साथ साथ। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करवा दिया था, जिसमें ग्रेविटी का एक इंटरप्रिटेशन दिया गया था। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया गया था। अब उसके कुछ साल बाद 1919 में सन पे एक एक्लिप्स लगा था। एक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, मतलब एक सूर्य ग्रहण हुआ था और उसने ये भी साबित कर दिया कि एकदम एक्यूरेट था। मतलब सूर्य पे वो जो ग्रहण लगा था 1919 में, उसने ये प्रूफ दे दिया कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी वो एकदम सही थी। आइंस्टीन ने पहले से इस बात को कैलकुलेट कर लिया था, एडवांस में इस बात को कैलकुलेट कर लिया था कि जो फिक्स स्टार्स की जो लाइट है वो किस लिमिट तक सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट की जाएगी, मतलब टर्न किया जाएगा। मतलब
स्टार से जो लाइट आ रही है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कहाँ पे और किस तरफ और किस लिमिट तक डिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, ये उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। और न्यूज़पेपर ने उनके इस काम की घोषणा की थी और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, मतलब एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम से, और प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स के लिए 1921 में, और उन पे काफ़ी सारी बौछार होने लग गई ऑनर्स और इनविटेशंस की, मतलब काफ़ी सम्मान और इनविटेशन भी उन्हें मिल रहे थे पूरे वर्ल्ड से, और हमेशा प्रेस उनकी तारीफ किया करता था। लॉर्डेड बाय मतलब होता है हमेशा उनकी तारीफ करना, प्रेज करना। जब नाजीज पावर में आते हैं जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टीन यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेट हो गए, मतलब वहाँ चले गए 5 साल बाद में। जब उन्होंने बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की, तो जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सारे उन पे गुस्सा हो गए, वो सारे चिल्लाने लग गए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे तो फासिज्म से भाग गए थे, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, मतलब जैसा कि आइंस्टीन भी भाग गए थे। और अब उन्हें इस बात का डर था कि नाजीज जल्दी ही एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। तो इस बात के डर से सारे जो साइंटिस्ट थे वो बड़े घबराए हुए थे, परेशान थे। सब लोगों ने जब अर्ज किया, सारे कोलीग्स ने जब अर्ज किया, मतलब जब उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी, तो आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब भी बनाया गया और अगर उसे एक पोर्ट में भी एक्सप्लोड किया जाता है, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट करवाया जाता है, तो ये पूरे के पूरे पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर देगा और उसके आसपास की कुछ टेरिटरी को भी बर्बाद कर देगा। उनके ये जो वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए, इनफैक्ट उनका एक प्रभाव पड़ा और अमेरिकन्स ने तुरंत ही एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करवा लिया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में, मतलब अपने आप ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में वो एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर रहे थे। और फिर उन्होंने उस बॉम्ब को जापान की जो सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी, उन पे डाल दिया 1945 अगस्त में। अब आइंस्टीन ने जब डिस्ट्रक्शन देखा, मतलब उन्हें तो लगा था कि एटॉमिक बॉम्ब से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही या विनाश नहीं होगा, लेकिन आइंस्टीन ने जब इसका डिस्ट्रक्शन देखा तो वो बुरी तरह से हिल गए, पूरी तरह से कांप गए। और इस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक मिसिव लिखा। पब्लिक मिसिव का मतलब होता है एक पब्लिक लेटर, एक पब्लिक लंबा लेटर लिखा। उसमें उन्होंने प्रपोज किया था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, पूरे वर्ल्ड की एक सरकार बनाई जाए। लेकिन जैसा कि उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, उसकी तरह इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले कुछ दशक में, मतलब अगले आने वाले 10 साल में, आइंस्टीन पॉलिटिक्स में थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और यहाँ से एजिटेटिंग मतलब होता है आंदोलन करना, यहाँ से वो आंदोलन करते थे आर्म्स बिल्डअप के एंड के लिए। आर्म्स मतलब होता है हथियार, मतलब हथियार बनाने के खात्मे के लिए वो आंदोलन किया करते थे और अपनी पॉपुलैरिटी को वो यूज़ किया करते थे अलग अलग कैंपेन चलाने के लिए। कैंपेन जो कि पीस और डेमोक्रेसी के लिए थे, कैंपेन जो कि शांति और लोकतंत्र के लिए थे। जब आइंस्टीन की डेथ हुई 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे, तो उनकी डेथ को सेलिब्रेट किया गया एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, जैसा कि साइंटिफिक जीनियस के रूप में किया गया था। मतलब साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ उन्हें एक विजनरी मतलब जो भविष्य देख सकता है, और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि वास्तव में वो देख सकते थे ना कि पहले से ही क्या होने वाला है। अगर एटॉमिक बॉम्ब बना तो उसका कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये उन्होंने पहले से बता दिया था। और पूरे वर्ल्ड के सिटीजन थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए प्रपोज किया था। और दूसरा साइंटिफिक जीनियस तो थे, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्क्राइब भी किया था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर की पीडीएफ, जिसमें समरी, क्वेश्चन एंड आंसर, हार्ड वर्ड्स सब कुछ है, वो आपको एडीसी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए एडीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।